मान लीजिए किसी ने अपने घर में एक बहुत ही एडवांस्ड, एकदम अत्याधुनिक स्मोक डिटेक्टर लगा लिया है। अच्छा। और वो इंसान रात को बहुत चैन से सो रहा है, ये सोचकर कि भाई अगर घर में आग लगी तो ये स्मोक डिटेक्टर खुद ब खुद उस आग को बुझा देगा, जो कि वो ऑब्वियसली नहीं करने वाला। एग्जैक्टली। हाँ। जमीनी हकीकत तो यही है ना कि वो मशीन वाकई आग थोड़ी बुझाएगी। बिल्कुल। वो तो सिर्फ जोर जोर से अलार्म बजाकर ये बताएगी कि धुआं उठ रहा है। बिल्कुल सही बात है। और ठीक यही सवाल आज हम कानूनी दुनिया के एक बहुत ही चर्चित विषय के बारे में पूछने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सूचना याचिका यानी इंफॉर्मेशन पिटीशन की। बहुत ही जरूरी विषय है ये। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हाँ। हम इसी की वास्तविकता को डिकोड करेंगे। मतलब क्या सूचना याचिका भी उसी स्मोक डिटेक्टर की तरह है जो सिर्फ अलार्म बजाती है, आग नहीं बुझाती? मैं कहूंगी कि इस विषय पर स्पष्टता होना आज के दौर में बेहद जरूरी है। बिल्कुल। हमारे पास मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अधिवक्ता अमन वाजपेयी के विचारों पर आधारित जो प्रैक्टिकल लीगल एनालिसिस है, हाँ। उसके जरिए हमारा मिशन यही है कि हम ये समझें कि क्या सच में सूचना याचिका किसी व्यक्ति को झूठे मुकदमों से बचा सकती है या ये केवल एक कानूनी भ्रम है। और देखिए, कानूनी दुनिया में जब कोई इंसान आधी अधूरी जानकारी के आधार पर किसी कानूनी प्रावधान को अपना अंतिम सुरक्षा कवच मान लेता है ना, तो वो असल में एक बहुत बड़े जोखिम की ओर कदम बढ़ा रहा होता है। सही कहा। आज की ये चर्चा हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो कानूनी दांवपेच से अपरिचित है। अक्सर समाज में ये सुनी सुनाई बात फैल जाती है कि भाई पुलिस स्टेशन में एक अर्जी दे दो और बस आप हर झूठे केस से बच जाओगे। हाँ, लोग अक्सर ऐसे ही सोचते हैं। तो आज हम उन्हीं धारणाओं की परतें उधेड़ेंगे और देखेंगे कि कानून के भीतर की ये मशीनरी असल में काम कैसे करती है। तो चलिए उसी स्मोक डिटेक्टर वाली उपमा से ही शुरू करते हैं। हाँ। मुझे सबसे पहले ये समझना है कि आखिर लोग इस सूचना याचिका को फायर एक्सटिंग्विशर क्यों मान बैठते हैं? मतलब एक अचूक ढाल क्यों समझ लेते हैं? राइट। हाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि लोग सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत एक सूचना याचिका दायर करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि बस कि अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है। बिल्कुल। उन्हें लगता है उनके इर्द गिर्द एक अभेद्य दीवार खड़ी हो गई है। लेकिन मनीष शुक्ला जी के विश्लेषण से पता चलता है कि असलियत तो ये है कि ये सिर्फ पुलिस या प्राधिकरण के सामने किसी आशंका का एक रिकॉर्ड मात्र बनाता है। एग्जैक्टली। ये कोई कानूनी कवच नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा भ्रम पैदा ही क्यों होता है? देखिए, ये भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि लोग कानूनी प्रक्रियाओं के पीछे के जो मैकेनिज्म्स हैं उसे नहीं समझते। अच्छा। सेक्शन 39 सीआरपीसी मूल रूप से इसलिए बनाया गया था ताकि अगर किसी नागरिक को किसी अपराध के होने की जानकारी या आशंका है तो वो पुलिस को उसकी सूचना दे सके। मतलब ये एक तरह का नागरिक कर्तव्य था। ओके, तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं था शुरुआत में? बिल्कुल नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसका इस्तेमाल अपने निजी बचाव के लिए करना शुरू कर दिया। वे पुलिस को एक लिखित सूचना देते हैं कि भविष्य में मुझे फंसाया जा सकता है या मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। और उन्हें लगता है कि स्टाम्प लग गया तो काम हो गया। हाँ, उन्हें लगता है कि जब पुलिस अधिकारी ने उस कागज पर मुहर लगा दी और उसे जमा कर लिया तो अब कानून उन्हें छू नहीं सकता। लेकिन जमीनी हकीकत में थाने के भीतर होता क्या है? वो कागज महज एक जनरल डायरी में दर्ज कर लिया जाता है। मतलब सिर्फ एक एंट्री हो गई। बस कानून की नजर में किसी ने एक कागज पर अपनी कहानी लिखकर जमा की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे एक तार्किक पेंच लगता है। मतलब अगर कोई इंसान किसी संभावित साजिश के बारे में पुलिस के पास जाकर पहले ही आगाह कर रहा है तो ये बात तो उसके हक में जानी चाहिए ना। जब असल में उस पर कोई झूठा आरोप लगे तो क्या ये तार्किक नहीं है कि पुलिस उस पर भरोसा करे? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। भाई, उसने पहले ही बता दिया था, तो ये अपने आप में एक ढाल क्यों नहीं है? इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। अगर कानूनी प्रक्रिया इतनी ही सीधी होती तो जरा सोचिए समाज में क्या होता। क्या होता? अगर सिर्फ रिकॉर्ड पर होने का मतलब निर्दोष साबित होना मान लिया जाए तो कोई भी असली अपराधी किसी बड़े अपराध को अंजाम देने से पहले थाने में एक सूचना याचिका डाल देगा कि मुझे फंसाए जाने की साजिश हो रही है। ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा,
फिर तो वो हर कानूनी कार्रवाई से आसानी से बच निकलेगा। बिल्कुल, कानून इतना भोला नहीं हो सकता। इसीलिए रिकॉर्ड पर कोई बात दर्ज कराने और अदालत में निर्दोष साबित होने के बीच जमीन आसमान का फर्क है। मेक सेंस। जब कोई सूचना याचिका देता है तो वो सिर्फ एक भौतिक तथ्य स्थापित करता है कि फला तारीख को इस व्यक्ति ने ये आशंका जाहिर की थी। मतलब ये इस बात का प्रमाण बिल्कुल नहीं है कि उस याचिका के भीतर लिखी गई बातें 100% सत्य हैं। एग्जैक्टली। पुलिस या अदालत इस पूर्व सूचना को देखती जरूर है, लेकिन वो इसे दावों की सच्चाई का अंतिम प्रमाण नहीं मान सकती। ठीक है, तो अगर ये कोई जादुई ढाल नहीं है और पुलिस इसे अंतिम सत्य भी नहीं मानती, तो फिर वकील इसे दायर करने की सलाह देते ही क्यों हैं? इसका कुछ तो प्रैक्टिकल यूज होता होगा। बहुत बड़ा यूज होता है, खासकर जब रिश्तों में टकराव की स्थिति आती है, जैसे कि वैवाहिक विवादों में। हाँ, हमारे स्रोत विशेषकर अमन बाजपेयी जी के अनुसार, जब किसी पति या परिवार को ये डर होता है कि उन पर झूठा 498A यानी दहेज उत्पीड़न का केस, जो कि बहुत आम है आजकल। बिल्कुल, तो ऐसे झूठे केस के डर के समय सूचना याचिका एक प्रिवेंटिव डॉक्यूमेंट का काम करती है। प्रिवेंटिव डॉक्यूमेंट? हाँ, प्रिवेंटिव डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ अपराध रोकने से नहीं है, बल्कि भविष्य की कानूनी रणनीति तैयार करने से है। इसमें संभावित खतरे का पहले से उल्लेख होता है। अच्छा, मनीष शुक्ला जी ने इसको ड्राफ्ट करने के तरीके पर भी कुछ बताया है ना? बिल्कुल, वो बताते हैं कि इसे सही तरीके से ड्राफ्ट करना बहुत जरूरी है। इसमें याचिकाकर्ता और प्रतिपक्ष का विवरण, घटनाओं का सही क्रम, क्रोनोलॉजी, एग्जैक्टली क्रोनोलॉजी, और साथ ही जो आशंका है वो बहुत स्पष्ट लिखी जानी चाहिए, गोलमोल बातें नहीं। मतलब ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है। टाइम कैप्सूल कैसे? देखिए, आप आज की घटनाओं और डरों को एक डब्बे में बंद करके रख रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई आप पर अचानक हमला करे, कोई झूठा केस करे, तो आप वो टाइम कैप्सूल खोलकर दिखा सकें कि देखिए, मुझे इसका अंदेशा पहले से था और ये रातों रात नहीं हुआ है। अरे वाह, ये उपमा बहुत सटीक है। और इसी टाइम कैप्सूल का सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब मामला कोर्ट में पहुंचता है। जिरह के समय। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान घटनाओं के क्रम का महत्व अदालत में बहुत ज्यादा होता है। वो कैसे? मतलब वकील इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इमेजिन कीजिए, भविष्य में विरोधी पक्ष गवाह के कटघरे में खड़ा है और दावा कर रहा है कि अचानक किसी दिन उसके साथ बुरा बर्ताव हुआ। तब बचाव पक्ष का वकील ये दस्तावेज दिखाता है कि देखिए जज साहब, मेरे मुवक्किल ने तो महीनों पहले ही बता दिया था कि ये कहानी गढ़ी जाने वाली है। तो इससे उस गवाह की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। बिल्कुल, ये दस्तावेज व्यक्ति की विश्वसनीयता को मजबूत करने और सामने वाले की कहानी में छेद करने में बहुत मदद करता है। ये तो बहुत ही पावरफुल टूल है फिर। है, लेकिन क्या? अब हमारे पास एक बेहतरीन ड्राफ्ट की गई याचिका है, वो टाइम कैप्सूल तैयार है। हाँ, लेकिन क्या ये सामने वाले को केस दर्ज करने से रोक पाएगी? यहाँ कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। हाँ, मतलब क्या ये FIR रोक सकती है? मनीष शुक्ला जी स्पष्ट करते हैं कि सूचना याचिका की सबसे बड़ी सीमा यही है, ये FIR दर्ज होने से नहीं रोक सकती। एक मिनट, सच में? हाँ, और न ही ये पुलिस को कार्रवाई करने से रोक सकती है? ये तो बहुत बड़ा भ्रम है जो टूट रहा है यार। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लोग इसे सुरक्षा कवच मानकर चैन की नींद सो जाते हैं, जैसा कि अमन बाजपेयी जी ने कहा। जबकि असल में तूफान तो अभी आ सकता है, पुलिस तो केस दर्ज कर ही लेगी। एग्जैक्टली। पुलिस समगे अपराधों में FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है, और अगर एक बार FIR दर्ज होती है तो ये याचिका उसे निरस्त या कैंसिल भी नहीं करती। तो फिर कोर्ट में इसका क्या वजन रह जाता है? कोर्ट इसे केवल एक सहायक परिस्थिति यानी सपोर्टिंग सर्कमस्टांस मानता है। ये निर्णायक साक्ष्य या डिसाइसिव एविडेंस नहीं है। सिर्फ एक सपोर्टिंग चीज? ये तो महज एक प्रारंभिक कदम निकला। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे बस एक कागज जमा करके संतुष्ट हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं।
जबकि कानूनी प्रक्रिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अदालतें इसे केवल एक सहायक बिंदु इसलिए मानती हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपराध करने से पहले खुद को बचाने के लिए ऐसी याचिका डाल सकता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। तो अगर ये सूचना याचिका सिर्फ एक शुरुआती कदम है हाँ और अदालत में निर्णायक भी नहीं है, हाँ। तो फिर असली बचाव क्या है? किसी झूठे केस से बचने का असली हथियार आखिर है क्या? अमन बाजपेयी जी के अनुसार वास्तविक बचाव के लिए सिर्फ ये सूचना याचिका काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? व्यक्ति के पास ठोस साक्ष्य होनी चाहिए, एविडेंस। अच्छा, जैसे कि संवाद यानी कम्युनिकेशंस, वित्तीय रिकॉर्ड और परिस्थितिजन्य तथ्य। इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजिक लीगल प्लानिंग और समय पर ली गई कानूनी सलाह की जरूरत होती है। मतलब ये सूचना याचिका सिर्फ एक सपोर्टिंग टूल है, पूर्ण सुरक्षा नहीं। बिल्कुल। अगर हम इसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़े, हाँ। तो इसका मतलब है कि अगर आप पर कोई संकट आने वाला है, तो सिर्फ पुलिस को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको अपने व्हाट्सएप चैट्स का बैकअप लेना होगा, ईमेल सुरक्षित रखने होंगे, अगर पैसों का मामला है तो बैंक स्टेटमेंट सहेज कर रखने होंगे। सही कहा। हर वो सबूत जो आपकी बेगुनाही साबित करे, उसे इकट्ठा करना होगा। और यही इस पूरे विषय का वृहद परिप्रेक्ष्य है, द बिगर पिक्चर। आज के इस सूचना के युग में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। लोग अक्सर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि बस एक याचिका डाल दो और बच जाओगे। हाँ, सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई वीडियोस दिख जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन उसके बजाय लोगों को ठोस साक्ष्यों की अहमियत को समझना चाहिए। कानूनी लड़ाई कागजों की रसीद से नहीं, बल्कि सबूतों के दम पर लड़ी जाती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को समेटें, तो सार यही है कि सूचना याचिका कोई जादुई ढाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत सिर्फ एक रिकॉर्ड है। हाँ, वैवाहिक विवादों में ये एक प्रिवेंटिव डॉक्यूमेंट जरूर है और कोर्ट में जिरह के दौरान मददगार हो सकता है। लेकिन ये एफआईआर को नहीं रोक सकता। असली बचाव तो व्यक्ति के जुटाए गए ठोस सबूतों और कानूनी रणनीति में ही है। और सुनने वालों के लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि वे किसी भी कानूनी संकट में झूठी सुरक्षा की भावना यानी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी का शिकार न हो। बहुत सही पॉइंट है ये। उन्हें सही समय पर सही सबूत जुटाने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए, न कि सिर्फ एक याचिका के भरोसे बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमने इस कानूनी भ्रम को पूरी तरह से डिकोड कर दिया है। लेकिन कार्यक्रम खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री को देखते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है, जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूं। जरूर बताइए। जरा सोचिए, अगर हमारे समाज में और कानूनी व्यवस्था में लोगों को झूठे मुकदमों के डर से अग्रिम रूप से यानी प्रीएम्प्टिवली अपनी बेगुनाही का रिकॉर्ड बनाना पड़ रहा है, तो क्या जब तक दोष साबित ना हो तब तक निर्दोष यानी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का जो सिद्धांत है वो अपनी चमक खो रहा है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या आज के दौर में शिकायत दर्ज होने से पहले ही बेगुनाही साबित करने का भारी दबाव एक आम आदमी पर आ गया है? श्रोताओं, इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।